अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो ट्रांसलेशन स्टडीज से रिलेटेड है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज की बात करेंगे बिफोर 20th सेंचुरी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन स्टडीज पे, जिसमें हमने उसकी फील्ड्स, उसकी कैटेगरीज, उसका प्रोसेस और डिफरेंट सेंसेस को एग्जामिन किया था। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज की। तो अगर हम एंशियंट ग्रीस और रोमन से स्टार्ट करें, जो 5th सेंचुरी बीसीई से 5th सेंचुरी सीई का टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पर लिटरल ट्रांसलेशन पे फोकस किया जाता था, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की जाती थी, फ्री ट्रांसलेशन नहीं की जाती थी। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को प्रेफर किया जाता था। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे डिबेट चलती थी बिटवीन द फिलोसफर्स लाइक सिसरो एंड हॉरेस ऑन द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज। वो ये बात करते थे कि अगर हमने फ्री ट्रांसलेशन की तो कहीं हमारा कल्चर लॉस्ट ना हो जाए। अगर हमें हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है तो हमें लिटरल ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, वर्ड फॉर वर्ड एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सिसरो जो है वो बात करते थे सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की। वो कहते थे जो ट्रांसलेटर है ना, वो ऑथर का ओरिजिनल मीनिंग कन्वे करे। लिटरल एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि बस एक मीनिंग कन्वे हो जाए, अगर वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो खैर है। सिसरो ये बात करते थे। जो हॉरेस है उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसलेशन है वो लिटरेरी क्रिएशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। उन्होंने कहा था कि ट्रांसलेशन को एक क्रिएटिव प्रोसेस के तौर पे डील करना चाहिए। ट्रांसलेशन को एक टूल ना समझो, वो एक क्रिएशन है, एक न्यू वर्क की क्रिएशन है। देन हमारे पास एंशियंट टाइम के बाद मिडिल एजेस आई, 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। उन्होंने फोकस किया कि जो मेजर एम्फेसिस होना ट्रांसलेशन का, वो ये हो कि भाई हमने ना बाइबल को ट्रांसलेट करना है, जो सेक्रेड टेक्स्ट है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ताकि जो हमारा रिलीजन है ना वो प्रमोट हो सके, वो डिसीमेट हो सके, जो रिलीजियस मैसेज है। इसमें जीरोम का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। उसने डायनामिक इक्विवेलेंस का एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी डेवलप की थी, और उसने कहा था कि हमें ऑथर के ओरिजिनल मीनिंग को कन्वे करना है, उसकी ओरिजिनल इंटेंशन को कन्वे करना है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। जिरोम ने ही बाइबल को ट्रांसलेट किया था इनटू लैटिन एज वल्गेट। वल्गेट नाम रखा था बाइबल का, बाद में जो बेसिकली फाउंडेशनल टेक्स्ट बना इन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। तो बेसिकली जिरोम को क्रेडिट दिया जाता है बाइबल की ट्रांसलेशन का इनटू लैटिन लैंग्वेज। देन हमारे पास रेनेसां और एनलाइटनमेंट एज आई फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, जहां पे क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन ट्रांसलेशन थीरीज का रिवाइवल हुआ। यहाँ पे हमारे पास डॉलेट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई जो ट्रांसलेशन है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस ही होना चाहिए, जैसे हॉरेस ने बात की थी इन एंशियंट ग्रीस एंड रोमन एरा, कि भाई ट्रांसलेशन जो है ना वो क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू है। बेशक आप एक और टेक्स्ट को एक और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ नया मतलब जरूर अंडरस्टैंड करता है जो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास जॉन ड्राइडन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन की बात की थी इन लिटरेरी क्रिएशन। उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसलेशन है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, यानी कि वो कोलैबोरेशन है बिटवीन द ट्रांसलेटर एंड ओरिजिनल ऑथर। ऑथर ने एक बात की, ट्रांसलेटर ने उससे अपनी मर्जी का मतलब निकाला और उसको एक रीडर तक कन्वे किया। ना तो ओरिजिनल मतलब इसमें लॉस्ट होता है, ना तो कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव शामिल होता है राइटर का, लेकिन फिर भी एक टेक्स्ट को आप आगे ट्रांसफॉर्म करते हो, मजीद लोग उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इस तरीके से ये बात समझाऊंगी कि समझो इंग्लिश में ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश पब्लिक, इंग्लिश लोग तो वो समझ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और कोई कम्युनिटी उसको पढ़े तो उनकी लैंग्वेज में आपको उसे कन्वर्ट करना होगा, ताकि रीडर्स बढ़े। रीडर्स बढ़ेंगे तो टेक्स्ट प्रमोट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाएंगे। देन हमारे पास रोमांटिसिज्म एंड 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है, जिसमें बेसिकली ट्रांसलेशन को एक आर्टिस्टिक प्रोसेस कहा गया, जिसमें हमारे पास सेक्ली मैशर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रोपोज किया था डिस्टिंक्शन, उन्होंने क्लियर कट डिफरेंस दिया था बिटवीन द लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। ये चीज पहले ही बता दी गई थी कि जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, यानी एक एक वर्ड का मतलब देखते हैं और अगली लैंग्वेज में लिखते जाते हैं। हम कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रहे होते, हम कॉन्टेक्स्ट पे फोकस नहीं कर रहे होते। और फ्री ट्रांसलेशन के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ओवरऑल मीनिंग देखते हैं और उसको उठा के दूसरी लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली मीनिंग क्लियर कर दिया था सेक्ली मैशर ने, कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, फ्री ट्रांसलेशन क्या है। देन हमारे पास गॉथे का नाम आता है। उन्होंने फोकस किया था कि जो ट्रांसलेशन है ना वो ग्लोबल लिटरेरी कम्युनिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20th सेंचुरी से थोड़ा सा पहले ना ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था। ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो एक मोस्ट अकरिंग फिनोमेना बन गया था उस टाइम पीरियड का, जिसमें जो दुनिया भर की नेशंस हैं, जितनी भी स्टेट हैं, वो आपस में कनेक्ट हो रही थी। तो अगर वो एक दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते थे, एक दूसरे के तक अपना नैरेटिव, अपना स्टांस पहुंचाना चाहते थे, तो उसके लिए ट्रांसलेशन बहुत जरूरी थी कि भाई आप अगले की लैंग्वेज को समझ सको। तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसलेशन है वो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने कल्चर की लैंग्वेज तो सब समझ सकते हैं, अगर आपने किसी दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको अगले बंदे की लैंग्वेज का पता होना जरूरी है, या अगले बंदे ने जो टेक्स्ट लिखा है वो आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लो। तो कल्चरल एक्सचेंज के लिए चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आज की वीडियो में हमने बात की हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज की बिफोर 20th सेंचुरी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।